मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीलिया एंड सीलियरी मूवमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीलिया और सीलियरी मूवमेंट्स। कई बार इस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और उस चीज़ के आंसर्स को सॉल्व करके आपको बताने के लिए इसकी पूरी मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस मालूम होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो बेसिकली सीलिया क्या है? सीलिया इज़ अ शार्प पॉइंटेड स्ट्रेट और कर्व्ड हेयर। जो सेल्स होती हैं, सेल पे शार्प स्ट्रेट कर्व्ड हेयर्स होते हैं और ये जो सीलिया होते हैं ये सेल सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है और प्रोजेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर इनकी नंबर के बारे में बात किया जाए तो कई बार जिस पर्टिकुलर सेल पे ये प्रेजेंट होते हैं तो एक सिंगल सेल प्रोजेक्ट कर सकती है 200 से भी अराउंड सीलिया, जैसा कि देखने को मिलता है रेस्पिरेटरी पैसेजवेज में। ठीक है, तो आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो जो ट्रैक्ट होता है, तो जो रेस्पिरेटरी पैसेजवे है वहाँ पे सीलियरी एक्शन या सीलियरी एस्केलेटर एक्शन हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है कि रिमूव करना छोटे पार्टिकल्स को और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर एल्वेलाई तक जाने से उसको रोकना। तो जब हम बात करते हैं सीलियम की, केवल एक सीलियम की, तो अब उसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सीलियम की स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कवर्ड बाय आउटक्रॉपिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आगे की ये स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, सपोर्टेड बाय 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये किसके थ्रू सपोर्ट होती है? 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स के थ्रू। अब इन 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स में से 9 तो डबल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं चारों तरफ पेरिफेरी ऑफ सीलियम पे, और 2 सिंगल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि डाउन द सेंटर पे होते हैं। यहाँ देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो 9 है ये डबल है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखिए इस तरीके से आ रहा है, डबल है। और जो सेंटर है यहाँ पे 2 सिंगल ट्यूब्यूल हैं अलग अलग। ये इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं सेल सरफेस के ऊपर। ऑरिजिन कैसे होता है इसका? इट इज़ एन आउट ग्रोथ ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट लाइज इमीडिएटली बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक स्ट्रक्चर होती है जिसकी आगे आउट ग्रोथ कंटिन्यू होती है और यहाँ से इसका ऑरिजिन होता है और इसे बोलते हैं बेसल बॉडी। क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी। सो यहाँ देखिए, इस बेसल बॉडी, ये जो बेसल बॉडी है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। सेल मेम्ब्रेन ये रही, यहाँ से इसका ऑरिजिन होता है। इसके और मेम्ब्रेन के जस्ट जॉइंट पे क्या होता है? बेसल प्लेट होती है और यहाँ से ये फ्लैजिला, ये सीलिया जो है वो आगे की तरफ प्रोजेक्ट होता है। इसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है टिप कहलाता है और जब इसका क्रॉस सेक्शन काटा जाए तो इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं जिसमें डबल ट्यूब्यूल्स जो हैं वो पेरिफेरी पे चारों तरफ और 2 सिंगल ट्यूब्यूल जो हैं वो बीच में। तो टोटल 11 ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। सो इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ स्ट्रक्चर दैट लाइज इमीडिएटली बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ नोन एज बेसल बॉडी। और ये बेसल बॉडी है जहाँ से आगे इसका ओरिजिन होता है। 9 डबल ट्यूब्यूल और 2 सिंगल ट्यूब्यूल्स जो है वो आपस में लिंक होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के थ्रू, जो कि क्रॉस लिंकेजेस बनाते हैं। तो ये जो 9 ट्यूब्यूल्स हैं और ये जो 2 सिंगल ट्यूब्यूल हैं, ये लिंक होते हैं एक दूसरे से और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्रॉस ब्रिजेस बनाते हैं, जिसके थ्रू फाइनली जो स्ट्रक्चर बनती है इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सोनीम। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है कि कितनी डबल ट्यूब्यूल्स होती हैं, कितनी सिंगल ट्यूब्यूल्स होती हैं और कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब सीलियरी मूवमेंट की हम बात करते हैं तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड टाइप ऑफ सेलुलर मूवमेंट, क्योंकि अगर हम इसके पहले टाइप के सेल के मूवमेंट के बारे में बात करें तो दैट इज़ एमीबॉइड टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो एमीबॉइड मूवमेंट होता है सेल का यूजुअली। दूसरे तरीके का मूवमेंट जो दिखता है वो होता है सीलियरी मूवमेंट। तो सीलियरी मूवमेंट इज़ अ विप लाइक मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। विप लाइक यानी बहुत फास्ट और क्विकली मूवमेंट होता है, जैसे कि कोई झाड़ू लगाना लाइक। ठीक है,
एंड अकर्स इज इन ओनली 2 प्लेसेस इन ह्यूमन बॉडी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉडी में 2 जगह ये सबसे इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी एयरवेज सर्फेसेस, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दूसरा इनसाइड सरफेस ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यूट्रस में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सीलिया प्रेजेंट होता है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं? देखिए, प्रेजेंट इन नेजल कैविटी एंड लोअर रेस्पिरेटरी एयरवेज, जहाँ से एयर जो है वो अंदर की तरफ आ रही है। सीलिया whip like motion causes movement of mucous layer forward pharynx and rate is 1 सेंटीमीटर पर मिनट। ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सीलियरी एक्शन की रेट क्या होती है? 1 सेंटीमीटर पर मिनट होती है और ये म्यूकस और उसमें ट्रैप होने वाले पार्टिकल्स को बाहर की तरफ, फेरिंग्स की तरफ भेज देते हैं। फाइनली क्लियर द पैसेज वेज ऑफ म्यूकस एंड पार्टिकल्स दैट ट्रैप्ड इन द म्यूकस। जब हम बात करते हैं इनसाइड द सरफेस ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ पे सीलिया क्या करता है? सीलिया कॉज स्लो मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ऑस्टियम ऑफ यूट्राइन ट्यूब टूवर्ड्स द यूट्रस कैव। जब ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है तो फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब के थ्रू उसको ले लिया जाता है। यहाँ पे जो सीलियरी एक्शन होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है, इसके थ्रू ये जो है आगे कहाँ भेजने की कोशिश होती है? यूट्रस में। तो इस एक्शन के थ्रू जो है ओवा को यूट्राइन ट्यूब में अंदर की तरफ भेजने का काम होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द यूट्रस कैविटी। कॉज ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सीलियरी एक्शन, सीलियरी मूवमेंट की मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये होती है, अगर सीलियरी मेम्ब्रेन या सीलियम की मेम्ब्रेन हटा दी जाए या डिस्ट्रक्शन हो जाए उसके एलिमेंट्स का, बिसाइड्स एक्सोनीम, यानी एक्सोनीम उस स्ट्रक्चर के अलावा अगर आगे का पूरा मेम्ब्रेन या अदर कोई चीज़ उसकी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो भी सीलियम कैन स्टिल बीट एंड अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी खासियत होती है। इसके लिए 2 नेसेसरी कंडीशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है? पहली होती है अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी, कि भाई सीलियम को एटीपी से एनर्जी मिलनी चाहिए। दूसरा, एप्रोप्रिएट आयनिक कंडीशन, स्पेशली मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो एप्रोप्रिएट मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी चाहे सीलियम की मेम्ब्रेन हट जाए या कुछ अदर एलिमेंट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाए तो भी सीलिया एप्रोप्रिएट इन दोनों कंडीशंस के अंदर बीट कर सकता है। दूसरी चीज़ आती है फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सीलिया। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सीलिया के लिए क्या होता है कि जो डबल टिब्यूल्स होती हैं ऑन द फ्रंट एज ऑफ द सीलियम स्लाइड आउटवर्ड टूवर्ड द टिप ऑफ सीलियम वाइल दोज ऑन द बैक एज रिमेन इन द प्लेस। तो देखिए, जो टिप वाला पार्ट है फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए, यहाँ देखिए ये अपनी प्लेस पे रहता है, जबकि जो अदर फिलामेंट है ऊपर का वो आगे की तरफ मूव ऑन करता है। तो जब बैकवर्ड की बात करते हैं तो बैकवर्ड मूवमेंट के अंदर ये जो मूवमेंट है ये इस तरफ जाता है दूसरी तरफ, और ये किस तरीके से होता है? ये बिल्कुल इसके डिफरेंट होता है। वाइल दोज ऑन द बैक एज रिमेन सेम, और जस्ट इसका अपोजिट होता है इन बैकवर्ड मूवमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीपल प्रोटीन आर्म्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। अब मल्टीपल प्रोटीन जो है आर्म्स जो होते हैं इसमें वो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और इन प्रोटीन्स को बोलते हैं डाइनिन। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि जब एमसीक्यू क्वेश्चन में एक्सोनीम या डाइनिन इस तरीके के सब आपके पास वर्ड्स आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसके बारे में बात हो रही है। तो ये ध्यान रखिए, ये दीज आर अदर टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैज़ ATPase एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड दे प्रोजेक्ट फ्रॉम ईच डबल ट्यूब्यूल टूवर्ड्स ऑन एडजेसेंट डबल ट्यूब्यूल। ये जो डाइनिन प्रोटीन्स हैं इनका क्या काम होता है? देखिए, ये जैसे डबल ट्यूब्यूल्स है ना, तो ये डबल ट्यूब्यूल्स, एक डबल ट्यूब्यूल, ईच डबल ट्यूब्यूल जो है दूसरे एडजेसेंट यानी साथ वाले डबल ट्यूब्यूल के साथ में, ठीक है, कंपोज्ड होता है। कैसे होता है? जुड़ा हुआ किस तरीके से रहता है? प्रॉपर अटैचमेंट नहीं होता, लेकिन ये प्रोजेक्ट होता है यानी मूव ऑन होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट होता है यानी उस तरफ की, उसी की साइड वे में ये काम करता है, और इस तरीके से ये सारे जो है आपस में मिलकर एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। तो जब एनर्जी रिलीज़ होती है ATP से, साथ में जब कनेक्शन होता है उसका ATPase डाइनिन आर्म से, ठीक है।
फाइनली क्या होगा, कॉज हेड ऑफ दीज आर्म्स टू क्रॉल रैपिडली। तो इनके जो हेड होते हैं इन आर्म्स के, ये क्रॉल होते हैं, मुड़ते हैं एक साथ में अलोंग द सरफेस ऑफ एडजेसेंट डबल ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल किस तरीके से, जैसे कि डबल ट्यूब्यूल एडजेसेंट ये जो ट्यूब्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो फेवरेबल बनाता है वो बनाता है डायनिन, और इसके पास ATPase एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है जो मूवमेंट को फेवर करता है। जब हम बात करते हैं सिलियरी डिसीजेस की, तो सिलियरी, चूँकि सीलिया का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ मूवमेंट है, विप लाइक एक्शन है। तो डिस्काइनेसिया का मतलब होता है कहीं ना कहीं उसका लॉस हो जाना। सो इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। कुछ भी इनहेरिटेड या म्यूटेशन की वजह से अगर इस तरीके की स्ट्रक्चरल फंक्शन में कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो सिलियरी मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाता है। डिसऑर्डर्स दैट लिमिट सिलियरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें दो तरीके की कंडीशन बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। पहली है ऑल्टर्ड सिलियरी फंक्शन इन कंडक्टिंग एयरवेज। ऑल्टर्ड हो जाना, तो ऑल्टर्ड होना मतलब जितनी फास्टली उसको काम करना होता है वो उतनी फास्टली काम नहीं करता, उस वे में काम नहीं करता, उस मैनर में काम नहीं करता। ऑल्टर्ड का मतलब अपने पथ से थोड़ा विपरीत हो जाना। कैन स्लो म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, तो उसका जो एक्शन होता है म्यूकोसिलियरी वो धीरे हो जाता है, धीरे हो जाएगा तो रिजल्ट इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंक्रीज चांसेस फॉर इन्फेक्शन। जब डिसरेगुलेशन ऑफ सिलियरी फंक्शन इन स्पर्म सेल की बात करते हैं तो क्या आता है, रिजल्ट इन लॉस ऑफ मोटिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। तो उस कंडीशन में चूँकि डिसरेगुलेशन हो गया है, रेगुलेटरी इफेक्ट ख़त्म हो चुका है, तो मोटिलिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, मोटिलिटी यानी आगे बढ़ने की क्षमता, एंड फाइनली इनफर्टिलिटी लीड्स हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट इन लॉस ऑफ मोटिलिटी एंड लीड्स टू इनफर्टिलिटी। अब इसके थेराप्टिक हाइलाइट्स क्या है ट्रीटमेंट के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो सिलियरी डिस्काइनेसिया इन कंडक्टिंग एयरवेज, इसको यूजुअली ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है दैट कॉज एयरवे क्लियर एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन। और इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जाता है जैसे कि रूटीन वॉशिंग एंड सक्शनिंग ऑफ साइनस कैविटीज़ एंड ईयर कैनाल। तो रूटीन वॉश होना और सक्शन होना साइनस कैविटी और ईयर कैनाल्स का। तो सिलियरी एक्शन चूँकि अगर किसी वजह से कम भी हो गया है तो यहाँ पे जो है इस रूटीन प्रोसीजर के थ्रू उसका जो थोड़े से बहुत इफेक्ट है उसके साथ काम चलाया जा सकता है। दूसरा, लिबरल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अदर ट्रीटमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंटली जो लिए जाते हैं दे आर ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, म्यूकोलाइटिक्स हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। तो इन सभी को यूज़ करके थोड़े हद तक जो है सिलियरी एस्केलेटर एक्शन या सिलियरी मूवमेंट को मेंटेन्ड जो है वो रखा जा सकता है। तो अगर सिलिया या सिलियरी मूवमेंट पे क्वेश्चन आए, शॉर्ट नोट आए, तो बेसिक चीज़ें जो हैं हमारी उन्हें ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और MCQ क्वेश्चन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आते हैं जो खासतौर पे इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू आगे अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। सो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, समझ में आया, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।